आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियन प्लेटफॉर्म्स पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। मिडिल ईस्ट किस तरफ जा रहा है इसको तो अभी वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बिकॉज़ जब से ईरान ने 180 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स इज़राइल के ऊपर डाला है, तब से इज़राइल जो है इट इज़ बाउंड टू रिटेलिएट। इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईरान विल पे फॉर इट। ईरान की ये सबसे बड़ी गलती है। अब ये वॉर तो एस्केलेट हो चुका है। नाउ वेयर द बक विल स्टॉप दैट टाइम विल ओनली टेल। इसीलिए वी कैन नॉट कम टू कंक्लूजन्स, वी कैन नॉट मेक प्रेडिक्शंस, बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस do not have a set of principles on which it works. It's very dynamic. It depends upon the situation. Now, how much America is going to back Israel, that will depend, or that will decide the future course of war. How much the relevance of Biden is there in American politics, and how much probable is the return of Trump, that will also decide the future course of war, and how much Russia is ready to provide the strategic support to Iran, that will also decide the future course of war. So, as of now, predictions will become irrelevant. So let us not try to go in predicting about what is going to be the outcome of war. Rather, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करते हैं कि इजराइल ईरान दुश्मनी है क्या, क्यों ईरान के जो आयतुल्ला हैं वो जायोनिस्ट रेजीम को खत्म करना चाहते हैं। क्या ये दोनों हमेशा से दुश्मन हैं, या पहले ये दोस्त थे और अब दुश्मन हुए हैं, या पहले दोस्त थे फिर दुश्मन हुए, फिर दोस्त हुए, फिर दुश्मन हुए। सो व्हाट हैज बीन द इवोल्यूशन, किस तरीके से इन दोनों कंट्रीज का इवोल्यूशन है, ईरान बेसिकली क्या चाहता है, उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है, और इजराइल उससे बचने के लिए या इजराइल अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है मिडिल ईस्ट में वो है ईरान। तो इजराइल क्या कर रहा है, उसका अप्रोच क्या है, इन सारी चीजों को आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इजराइल और ईरान को अगर आपको समझना है तो ईरान तो बहुत पहले से है, इजराइल एक रिलेटिवली बहुत नया कंट्री है, बिकॉज इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। इसीलिए जब हम इजराइल और ईरान के रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हमें 1948 के बाद बात करना होगा, बिकॉज उसके पहले इजराइल नहीं था। आप इस मैप पे देख सकते हैं, 1947 का मैप है, ये केवल पैलेस्तीन था जहां पे केवल मुस्लिम्स रहते थे, और कुछ ज्यूइश सेटलमेंट जो व्हाइट पैचेस में आप देख रहे हो ये कुछ छोटे मोटे व्हाइट सेटलमेंट थे, बट मोर और लेस यहां पे पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स रहते थे। इसके बाद ज्यूज का होलोकॉस्ट स्टार्ट हुआ, ज्यूज को यूरोप में मारा गया, हिटलर के समय बहुत कंसंट्रेशन चेंबर्स में भर भर के मारा गया। तो ज्यूज जो हैं वो अपने सो कॉल्ड होली लैंड, उनके हिसाब से उनके जो गॉड हैं उन्होंने ये पर्टिकुलर लैंड ज्यूज के लिए गिफ्ट किया था। तो ज्यूज लोग अपने होली लैंड की तरफ वापस जाने लगे, और धीरे धीरे करके जो ज्यूज सेटलमेंट है वो बहुत बढ़ा। 1947 में यूनाइटेड नेशन के पास ये पूरा मुद्दा पहुंचा कि कैसे अब ज्यूज और पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को एक साथ रखा जाए, बिकॉज दोनों के बीच में टेंशन आने स्टार्ट हुए थे। यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान बनाया 1947 में, जिसको हम टू स्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं, कि ये जो एरिया है इसको बांट दिया जाएगा, एक तरफ इजराइल होगा और एक तरफ पैलेस्टीन होगा। तो ये मैप जो है आप देख सकते हैं, दिस मैप वाज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन 1947, और ये जो येलो पैचेस आप देख रहे हो ये पैलेस्तीन हो गया, और ये जो ऑरेंज पैच देख रहे हो ये आपका इजराइल हो गया। सो 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल एज अ कॉन्सेप्ट केम, इसके पहले केवल पैलेस्टीन था। और इसी के बाद जब इजराइल की स्थापना हुई तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं लाइक सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, इस सब ने इजराइल पे अटैक कर दिया इजराइल को खत्म करने के लिए। सो 1948 से ही हम इजराइल का रिलेशन ईरान के साथ समझ सकते हैं, बिकॉज 1948 के पहले इजराइल था ही नहीं। तो रिलेशन था कैसा, उसको समझते हैं हम ईरान को समझकर। ईरान में 1948 से लेकर 1951 तक एक मोनार्की हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी।
सो ईरान में कोई डेमोक्रेसी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। और वहां पे जो मोनार्क थे वो थे रजा शाह पहलवी। ये जो पहलवी थे ये वेस्ट के काफी क्लोज थे। तो इसीलिए, क्योंकि ये वेस्ट के क्लोज थे और इजराइल जो है वो भी वेस्ट के काफी करीब था, इसीलिए ईरान और इजराइल का रिलेशन 1948 के समय जब इजराइल की स्थापना हुई थी तो काफी अच्छा था। इनफैक्ट ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री में सेकंड मुस्लिम कंट्री बना। मेजॉरिटी कंट्री, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है उसमें सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। बिकॉज बाकी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे उन्होंने इजराइल को रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान तो अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो ईरान और इजराइल का रिलेशन इट स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। कब तक? 1951 तक। 1951 में क्या हुआ? ईरान में चुनाव हुआ। और ईरान में 1951 में चुनाव हुआ तो ये पर्सन इलेक्शन जीत के आए जिनका नाम था मोहम्मद मोसद्देक। सो ये ईरान के मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चुन के आए। ये काफी अलग मिजाज के आदमी थे। ये लेफ्टिस्ट थे, एंटी वेस्टर्न थे। तो ये एक तरीके से वेस्ट के इन्फ्लुएंस को ईरान से खत्म करना चाहते थे। इनको कोई इजराइल और वेस्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट इजराइल को ये कहते थे कि इजराइल ने इलीगली मुस्लिम्स का लैंड, अरब्स का लैंड छीना है। तो मोहम्मद मोसद्देक जब पावर में आए डेमोक्रेसी के थ्रू तो ये बात वेस्ट को पसंद नहीं आई। बिकॉज इनका कोई रिलेशन वेस्ट के साथ अच्छा था नहीं। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, ईरान जो है आपको पता है इसमें बहुत तेल है, ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। 1951 के पहले तक जब से ईरान में तेल पाया गया है तब से ईरान का जो तेल है उसको एक्सट्रैक्ट कौन कर रहा था? ब्रिटेन। राइट। तो मोहम्मद मोसद्देक के आने के पहले, पहलवी के समय और पहलवी के पहले भी जब भी ईरान में ऑयल की रिजर्व्स की इंफॉर्मेशन मिली तब से एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसको नाम किया जाता था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। वो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो ईरान से ऑयल एक्सट्रैक्ट करती थी। ये बात मोहम्मद मोसद्देक को पसंद नहीं आया। ये मोहम्मद मोसद्देक ने कहा कि ब्रिटेन आके यहां का तेल लूट के जा रही है। तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। जितने भी ऑयल इंडस्ट्री थे उसको स्टेट के कंट्रोल में ले आया। मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं वो अब ऑयल रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट ईरान से नहीं कर सकते हैं। तो गुस्सा आ गया किसको? ब्रिटेन को। इतनी बड़ी कॉलोनियल पावर, अपने उसी का ऑयल इंडस्ट्रियल छीन लिया उससे पावर। साथ ही साथ मोहम्मद मोसद्देक ने इजराइल के साथ भी सारे रिलेशंस को खत्म कर दिया। और इनफैक्ट एंटी जायोनिस्ट मोबिलाइजेशन का सिंपली मतलब ज्यूज के अगेंस्ट नफरत। ये जो फीलिंग है ये मोहम्मद मोसद्देक के टेन्योर में स्टार्ट हुई। खासकर एक बहुत इंपॉर्टेंट शिया क्लेरिक थे, बिकॉज आपको पता है ईरान शिया बहुमुल्य देश है। वहां के एक बहुत इंपॉर्टेंट शिया क्लेरिक थे जिनका नाम था नवाब सफावी। और ये जो नवाब सफावी थे इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे प्रोपोगंडा मूवमेंट चलाया ईरान के अंदर जायोनिज्म के अगेंस्ट। इलीगल एक्यूजेशन ऑफ इजराइल, ऑफ अरब पैलेस्टीनियंस, इसके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। सो मोहम्मद मोसद्देक के समय जो डेमोक्रेसी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बने, रिलेशंस वेस्ट के साथ और इजराइल के साथ दोनों खत्म हो गया। तो पहले दोस्त अब दुश्मन। अब देखिए क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगा। ये बात तो ब्रिटेन को पसंद नहीं आया, आपने उसका तेल छीन लिया। अमेरिका को पसंद नहीं आया बिकॉज अब आप अमेरिका की बात नहीं मान रहे हो। और ईरान का जरूरत था अमेरिका को, क्यों? बिकॉज कोल्ड वॉर चल रहा था। और अगर पर्शियन गल्फ में अमेरिका को सोवियत के एक्सपेंशनिज्म को रोकना है तो ईरान चाहिए चाहिए। तो अमेरिका को ईरान चाहिए सोवियत को रोकने के लिए, ब्रिटेन को ईरान चाहिए ऑयल रिजर्व्स के लिए, इजराइल को भी ईरान चाहिए ऑयल के लिए।
तो ये तीनों कंट्री तो नाराज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ मोहम्मद मोसद्देक। तो अब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। 1953 में सीआईए, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने एक कू कर दिया और उस कू में 4 दिन के अंदर मोहम्मद मोसद्देक को पावर से हटा दिया गया। ये एक हार्श रियलिटी है अमेरिका का कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए हमेशा से रेजीम चेंज करवाते आई है, करवा रही है और करवाएगी। इराक में करवाई, अफगानिस्तान में करवाई, ईरान में करवाई, अभी बांग्लादेश में आप देखो मोहम्मद यूनुस को डालने में बहुत बड़ा रोल अमेरिका का है। तो अमेरिका इसीलिए चाहता है, क्योंकि अमेरिका को ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाना है, तो वो इसीलिए दुनिया भर में अपने पपेट लीडर्स को इंस्टॉल करते रहता है। तो 1953 में मोहम्मद मोसद्देक जो डेमोक्रेसी के थ्रू चुन के आए थे, उनके अगेंस्ट कू किया गया, उनको पावर से हटा दिया गया और वापस से लाया गया मोहम्मद रजा शाह पहलवी को। तो वापस से किसको लाया गया? इनको, क्योंकि इनकी पावर कम हो गई थी जब से डेमोक्रेसी के थ्रू ये चुन के आए थे। अब इनको पावर से हटा दिया गया और दिस पर्सन बिकेम द किंग मेकर और दिस पर्सन बिकेम द डिक्टेटर ऑफ ईरान। और यहां से अगेन रिलेशन नॉर्मलाइज हुआ इजराइल के साथ, ईरान का, और वेस्ट के साथ। सो 1953 में सीआईए जो है वो यूनाइटेड किंगडम के रिक्वेस्ट में, बिकॉज इसका तेल का रिजर्व खत्म हो गया, आप देख सकते हैं एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी जो ईरान से ऑयल एक्सट्रैक्ट करती थी, इनका ऑयल रिजर्व तो खत्म हो गया बिकॉज मोहम्मद मोसद्देक ने नेशनलाइज कर दिया। तो इन्होंने सीआईए को रिक्वेस्ट किया, सीआईए सब मिलके मोहम्मद मोसद्देक को पावर से हटा दिए और वेस्टर्न बैक्ड मोनार्क शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी को वापस से पावर में लाया गया। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस के बैचेस पटना में स्टार्ट हो चुके हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं और प्रयागराज में भी हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के ऑफलाइन बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अकेडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऐसे राइटिंग कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, ये सारी चीज प्रोवाइड करती है। इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पहलवी 2.0, क्योंकि 1953 में सीआईए ने कू किया, मोहम्मद मोसद्देक आउट। अब कौन आ चुके? वापस से मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जिनको ईरान में एक वेस्टर्न पपेट माना जाता था। तो यहां से रिलेशन विद वेस्ट वापस से बढ़ा। यूके के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज को मोहम्मद मोसद्देक ने हटा दिया था, इसको इन्होंने वापस से रिस्टोर किया। यूके का ईरान के ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर वापस से कंट्रोल आया। अमेरिका ने ईरान को बगदाद पैक्ट में लाया। बगदाद पैक्ट में देख सकते हैं आप, यूके था, टर्की था, इराक था, ईरान था और पाकिस्तान था। ये कंट्रीज जो थे ये बगदाद पैक्ट के अंदर थे और बगदाद पैक्ट का काम क्या था? सोवियत एक्सपेंशनिज्म को मिडिल ईस्ट से रोकना, वेस्ट एशिया से रोकना। तो अमेरिका का इंटरेस्ट फुलफिल हो गया, यूके का इंटरेस्ट फुलफिल हो गया, और इनफैक्ट यूएस ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर भी दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया, जिससे ईरान न्यूक्लियर एनर्जी बना सके। आज वही ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है। तो इसलिए सारा प्रॉब्लम वेस्ट का देन है। इजराइल के साथ रिलेशन वापस से ठीक हो गया, एम्बेसी खुल गया तेहरान में, और ट्रेड दोनों के बीच में बायलैटरल बहुत बढ़ा। बिकॉज आप समझिए, ईरान के पास क्या था? तेल। तो ईरान क्या दे रहा था इजराइल को? तेल। इजराइल को तेल मिल गया। और ईरान को क्या चाहिए था? मिलिट्री, इंटेलिजेंस पावर। तो वो कौन प्रोवाइड किया? मोसाद। सो इजराइल जो है वो डिफेंस पार्टनरशिप किया ईरान के साथ, और ईरान जो है वो इजराइल के साथ ऑयल पार्टनरशिप किया। तो दोनों की इस कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से रिलेशन काफी अच्छी हो गई। इजराइल तेल खरीदा, और इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसने ईरान के इंटेलिजेंस बॉडी, जिसको सबाक कहते हैं, इसको ट्रेनिंग दी, कैपेसिटी बिल्डिंग की। तो मतलब पहलवी के समय रिलेशन जो है वो काफी अच्छा था।
अब आ गया मिडिल ईस्ट की टर्निंग पॉइंट, 1979 ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन। यहां से ईरान और इजराइल ये कट्टर दुश्मन बने, बिकॉज यहां पे ईरान में आयतुल्ला आए, और आयतुल्लास के आने के बाद ईरान की जो कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स है, वर्ल्ड व्यू है, वो चेंज हो गई। तो पहले जब इजराइल आया तो ये दोस्त थे, कुछ समय के लिए दुश्मन बने, अंडर द मोहम्मद मोसद्देक रिलेशंस खराब हुई, लेकिन तुरंत मिलिट्री कू के बाद रिलेशंस ठीक हो गई। 1979 के बाद से एक चीज कांस्टेंट रहा है कि ईरान एंड इजराइल हैज बीन कंप्लीटली एट ऑपोजिट एंड्स। दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनता है। सऊदी इजराइल का तो थोड़ा बन भी जाता है, बट ईरान का, क्योंकि यहां पे आयतुल्लास हैं, इनकी वर्ल्ड व्यू कंप्लीटली अलग है। तो 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, जहां पे लोग खड़े उठे और कहा कि वेस्ट का इंफ्लुएंस खत्म करो, वेस्ट के पपेट लीडर मोहम्मद रजा शहर पहलवी को हटा दो। तो यहां से पहलवी का खत्म हो गया एरा, पहलवी को भागना पड़ा ईरान से। और आए कौन? आयतुल्ला रुहोला खमीनी। आयतुल्ला का मतलब एक लर्न्ड शिया स्कॉलर। तो जनरली शिया कंट्रीज में आयतुल्लास को यह कहा जाता है कि इनको अल्लाह ने दिया है इस धरती पर, इस समाज को गाइड करने के लिए, सोसाइटी को गाइड करने के लिए अल्लाह हमेशा से कोई ना कोई मैसेंजर, इमाम, स्कॉलर भेजते रहता है। तो आयतुल्लास जो हैं दे आर सेंड बाय गॉड, अल्लाह। तो इसलिए आयतुल्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेबल फिगर है ईरान के पॉलिटिक्स में। तो 1979 में रजा शाह पहलवी की छुट्टी। अब यहां पे एक इस्लामिक लीडर जो ईरान को इस्लाम के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलाना चाहते थे, अनलाइक रजा शाह पहलवी जो लिबरल और सेक्युलर वैल्यूज से चलाना चाहते थे, आयतुल्लाह जो थे उन्होंने ईरान को एक सेक्युलर लिबरल कंट्री से हटाकर एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया। शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब, थियोक्रेटिक का मतलब जो भी स्टेट है वो रिलीजन के आधार पर बनी है, मतलब वो सरकार, वो कंट्री का पूरा प्रिंसिपल रिलीजन के हिसाब से चल रहा है। सो ईरान को एक सेक्युलर लिबरल कंट्री से हटाकर एक इस्लामिक थियोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया बाय आयतुल्ला रुहोला खमीनी। और यहां से आयतुल्लाह का कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहले आयतुल्ला रुहुल्ला खमीनी थे जो 1979 से 89 तक पावर में रहे, और 89 से लेके अभी तक अगले आयतुल्ला हैं जिनका नाम है अली खमीनी, वो पावर में है। और इन्हीं को कहा जाता है ईरान का सुप्रीम लीडर, और ये सबसे पावरफुल फिगर है ईरान। सारे चीज, प्रेसिडेंट, जुडिशियरी, पार्लियामेंट, गार्जियन काउंसिल, आर्म फोर्स, ये सब इनके अंदर काम करता है। मतलब ईरान में आप इनके परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आयतुल्ला अली खमीनी आए। एक और चीज आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इजराइल और ईरान को समझने के लिए, वो था इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, IRGC। ये क्या है समझिए कि ईरान की जो आर्मी है, इसमें एक तो आर्मी है ही, जैसे इंडिया की भी एक आर्मी है, बट आर्मी के पैरेलल, जैसे इंडिया में आर्मी भी है, पुलिस भी है, बट इनके पैरेलल एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था IRGC। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आप समझिए कि आर्मी का काम है देश के बॉर्डर्स को सिक्योर करना, पुलिस का काम है इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना, लेकिन IRGC का यह काम है इस्लामिक रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स को सिक्योर करना। अगर कोई भी कंट्री ईरान के इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट काम करती है, ईरान के इस्लामिक प्रिंसिपल्स को हार्म पहुंचाना चाहती है, तो उन कंट्रीज, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हार्म कौन पहुंचाएगा? IRGC। सो IRGC वाज क्रिएटेड बाय द आयतुल्लाह इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एसेंस ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कोई भी कंट्री, जैसे चाइना, जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो चाइना में भी इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चाइनीज प्रिंसिपल्स को बचाने का काम करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो प्रिंसिपल है, इनकी जो फिलॉसफी है, उसको सबसे बड़ा खतरा किससे है? वेस्टर्न फिलॉसफी से।
लिबरल फिलॉसफी से। उनसे बचने के लिए आयतुल्ला ने क्या बनाया? आईआरजीसी। तो कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल इजराइल, अगर इजराइल ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स को हार्म पहुंचाती है, उसको अंडरमाइन करती है, तो आईआरजीसी जो है वो इजराइल के साथ वॉर पे जाएगा। तो आर्मी का काम अलग है। पुलिस के अंदर देखो एक और चीज बनाया गया, मोरालिटी पुलिस। मोरालिटी पुलिस का मतलब यह था कि डोमेस्टिक सोसाइटी में क्या इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया रहा है, उसको इंश्योर कौन करेगा? मोरालिटी पुलिस। कि लड़कियां हिजाब पहन रही है कि नहीं पहन रही है, एंड अदर थिंग्स। और आईआरजीसी का एक और बॉडी बनाया गया जिसको हम कहते हैं कुड्स। कुड्स क्या था? आईआरजीसी का एक्सटर्नल प्लेयर था। तो आईआरजीसी डोमेस्टिक एक्सटर्नल वे में काम करती थी, और जो कुड्स फोर्स था वो बाहर के सारे कंट्रीज में काम करता था आईआरजीसी के बिहाफ में। तो आयतोल्लास के आने के बाद ईरान जो है वो कंप्लीटली बदल गया। सुप्रीम लीडर की हेजेमनी आ चुकी। आईआरजीसी जैसे संगठन बनाए गए जो दुनिया भर में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं, और मोरालिटी पुलिस भी बनाया गया। और यहां से स्टार्ट हुआ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या हुआ कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन तो आया, मोहम्मद रजा शाह पहलवी को भागना पड़ा, अदर थिंग्स, बट इस्लामिक रिवॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जा सकें। तो आयतुल्लाह ने जो ये पूरा ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन किया, इसका सबसे इमीडिएट गोल था पहलवी को हटाना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ईरान से हटाना। बट लॉन्ग टर्म गोल था कि इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाना, राइट। और इस्लामिक सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा खतरा किससे था? यूनाइटेड स्टेट्स से, जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को किया था। तो इसीलिए आयतोल्लाह का जो पूरा अटैक है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाना था। इसलिए उनका पूरा अटैक था यूनाइटेड स्टेट्स के लिबरल सिविलाइजेशन के अगेंस्ट, जिनको वो ग्रेट सेटन कहते थे। क्योंकि अगर इस्लामिक इस सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाना है तो जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो है हमारा इजराइल, अमेरिका, विच इज द ग्रेट सेटन। और आयतुल्ला खमीनी को इस समय लगता है कि ये पॉसिबल भी है, बिकॉज आज केवल ईरान का ये सपना नहीं है, बल्कि आज रशिया भी यही चाह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी को खत्म करे। चाइना भी यही चाह रहा है। तो इसलिए आज ईरान जो है वो एग्रेसिवली रशिया और चाइना के साथ मिलके अमेरिका के जो लिबरल सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको अंडरमाइन करना, यही ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जिसके लिए ईरान ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट किया है। तो देखिए खमीनी जो है, he sees Islamic civilization led by Iran, a Russo-Slavic civilization led by Russia, and a Confucius communist civilization led by China। ये तीनों को यूज करके हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न सुप्रीमेसी को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए ईरान में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया तब से मिडिल ईस्ट पूरा बदल गया है। बिकॉज आयतुल्लाह जो है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाना चाहते हैं, और उसको टॉप पे ले जाने में सबसे बड़ा जो सेटन है, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, खतरा है, वो है अमेरिका और अमेरिका के एलाइज। इसीलिए ईरान जो है वो सारे अमेरिका के एलाइज के अगेंस्ट हो गए, और यही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अभी तक चल भी रहा है। और इसी चीज को किताब में लिखा भी गया है सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा, और शुमल सैंडर के द्वारा भी लिखा गया इसको अपने किताब में। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो स्टार्ट हो गया, उसमें एक सबसे बड़ा चीज स्टार्ट हुआ, एंटी जायोनिज्म। क्योंकि आयतुल्लाह का यह मानना था कि जो इजराइलीज 1948 में अपना कंट्री घोषित किए हैं, यह मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड था। इसलिए आयतुल्लाह जो है वो जायोनिस्ट रेजीम को कंप्लीटली खत्म कर देना चाहते हैं इस पूरे एरिया से। इसीलिए वो अमेरिका को ग्रेट सेटन कहते हैं, तो इजराइल को वो लिटिल सेटन कहते हैं। तो जब आयतुल्लाह पावर में आए तो उन्होंने इजराइल के साथ सारे दोस्ती को खत्म किया। इजराइल का जो एम्बेसी था उसको खत्म करके, उसको नामकरण चेंज करके पैलेस्टीनियन एम्बेसी दे दिया।
और इजराइल का कोई भी एग्जिस्टेंस इस पूरे एरिया में नहीं हो सकता है। आप समझिए कि ईरान जो है वो इजराइल टू स्टेट में भरोसा ही नहीं रखता है। ईरान का यह कहना है कि इजराइल को यहां से छोड़ के जाना होगा। यह जायोनिस्ट रेजिम इलीगल है। सऊदी अरेबिया, बाकी इस्लामिक कंट्रीज अब टू स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ईरान का क्लियर कट स्टैंड है कि टू स्टेट की बात ही क्यों है, यह तो पूरा गलत है। इसीलिए ईरान जो है वो बहुत ज्यादा दुश्मनी है उसका इजराइल के साथ। और इसी चीज को पूरा करने के लिए, इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाने के लिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी को खत्म करने के लिए, लिटिल सेटन इजराइल के जायोनिस्ट रेजिम को खत्म करने के लिए ईरान ने स्टार्ट किया प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक जाल बिछाया पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसको ईरान में कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। बिकॉज जब ईरान ने इस पूरे बगावत को स्टार्ट किया वेस्ट के साथ, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया। तो ईरान को पता था कि हम अपने दम पे नहीं जीत सकते। ईरान को इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स हर जगह फैलाना होगा, क्योंकि आप वेपन तो दे नहीं रहे ईरान को, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हो। तो ईरान को पता था कि लीगली हम उनसे नहीं जीत सकते, इसलिए हमें इस तरीके के प्रॉक्सी रेबल ग्रुप्स बनाने होंगे, सो दैट अगर आप मुझे अटैक करोगे, फॉर एग्जांपल अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर दे, तो मैं आपसे वन ऑन वन में तो नहीं जीत सकता हूं, बट मैंने किया क्या, हमास बना दिया, हिजबुल्लाह बना दिया, इधर सीरिया में अपना हुकूमत कर दिया, तो आपको मैं हर जगह से अटैक कर सकता हूं, गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह। तो ईरान को अपना लिमिटेशन पता था, इसलिए ईरान ने ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स, आप देख सकते हो, हिजबुल्लाह, हूदी, हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, कताब हिजबुल्लाह, बाकीर ब्रिगेड सीरिया में, ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को ईरान ने जाल बिछाया। और इनका काम क्या था, इस्लामिक रिवॉल्यूशन को, इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाना, और उस इस्लामिक सिविलाइजेशन में शिया जो है वो लोग टॉप पे रहेंगे। तो यहां से स्टार्ट हो गया एक शैडो वॉर, इजराइल और ईरान के बीच में स्टार्ट हो गया शैडो वॉर। ईरान का वेस्ट अमेरिका के साथ तो स्टार्ट हो ही गया, लेकिन ईरान का इजराइल के साथ भी शैडो वॉर स्टार्ट हो गया। शैडो वॉर का मतलब एक तरीके से कह लो प्रॉक्सी वॉर। दोनों आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर इजराइल ने अटैक किया, साइबर वॉर चलता है, ड्रोन्स के थ्रू अटैक होता है, और 2020 में ईरान के सबसे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने मार दिया। तो अभी तक 1979 से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं था, हमेशा से प्रॉब्लम आया है। क्यों प्रॉब्लम आया, बिकॉज ईरान हिजबुल्लाह को बनाया, तो इजराइल को प्रॉब्लम हुआ, तो इजराइल ईरान के बीच में प्रॉब्लम हुआ। तो इजराइल का हमेशा से यह कहना है कि भाई आप ये प्रॉक्सी ग्रुप्स क्यों बना रहे हो मेरे कंट्री के बगल। तो ये इजराइल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। तो दोनों के बीच में 1979 के बाद से इजराइल और ईरान के बीच में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, बट तब भी रिलेशन स्टेबल था, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। लेकिन 2023 के बाद से जो टेंशन्स है इजराइल और ईरान के बीच में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज ऑफ इजराइल हमास वॉर। जब से इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुआ है, हमास ने जूस लोग को मारा, तो फिर इजराइल जो है वो बहुत हमास को ही खत्म कर दिया। तो जो आयतुल्ला है वो वापस से इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, और देखो क्या कहते हैं, इफ द क्राइम्स ऑफ द जायनिस्ट रेजिम कंटिन्यू, मुस्लिम्स एंड रेसिस्टेंस फोर्स, जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, विल बिकम इम्पेशेंट एंड नो वन कैन स्टॉप देम। तो ईरान ने क्लियर कट धमकी दिया इजराइल को कि अगर आप इस तरीके से मारोगे लोगों को, जायनिस्ट रेजिम इस तरीके से पीपल को मारते रहेगी, तो मुस्लिम्स एंड जो एक्ट्स ऑफ रेसिस्टेंस है वो चुपचाप नहीं बैठेगी। सो 2023 के बाद इनके बीच में टेंशन स्टार्ट हुआ, और जो शैडो वॉर था ये और इंटेंसिफाइड हुआ। आप देखिए दिसंबर 18 में ईरान ने एक्यूज किया कि इजराइल ने साइबर अटैक किया हम पे। दिसंबर 2015 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर सैयद रजी मौसवी, इनको सीरियन कैपिटल में इजराइल ने मार दिया। फिर ईरान ने इसके रिटेलिएशन में मोसाद के सेंटर को इराक में डिस्ट्रॉय किया। अप्रैल 1 में ये फर्दर टेंशन बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा जहीदी को अगेन सीरिया में मार दिया गया। अप्रैल 13 आईआरजीसी ने इजराइल के एक शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कैप्चर कर लिया। अप्रैल 13 को ईरान ने पहला अटैक
1979 के बाद पहला अटैक ईरान ने इजराइल के ऊपर किया विथ मिसाइल्स। ये जो अभी आप न्यूज देखे हो, ये दूसरा अटैक है। पहला अटैक ऑलरेडी 13 अप्रैल को हो चुका है। 31 जुलाई को एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ, जब हमास के एक लीडर ईरान गए थे प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी में, इस्माइल हानिया, उनको इजराइल ने ईरान के अंदर घुस के मारा। ये समझिए बहुत बड़ा एस्केलेशन था। मतलब आप समझिए कि हमास के लीडर ईरान में है, क्यों है? ओथ सेरेमनी है ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर का। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर इनको मारा, तो ये तो सॉवरेंटी के अगेंस्ट हो चुका है। तो अब ईरान के ऊपर एक प्रेशर आ रहा था रिटेलिएट करने का, लेकिन तब भी ईरान शांत रहा। लेकिन जब हिजबुल्लाह के चीफ, जो ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी ग्रुप है, उसके चीफ नसरल्लाह को मारा और लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन इजराइल ने स्टार्ट किया, तो अब ईरान के लिए यह नामुमकिन था चुपचाप बैठना। बिकॉज अगर ईरान नहीं एक्ट करता तो आयतुल्लाह की जो प्रेस्टीज है, आयतुल्लाह का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, वो तो वेस्ट हो जाता। तो फिर आयतुल्लाह ने नसरल्लाह के मरने के बाद खुला धमकी दिया इजराइल को कि नसरल्लाह की मौत का जवाब आपको मिलेगा। तो इसलिए यह बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था कि इजराइल ने उस लक्ष्मण रेखा को अब क्रॉस कर दिया है। अब ईरान के लिए मजबूरन इजराइल के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, और इनफैक्ट ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा। तो अब जो ये शैडो वॉर था, ये अब एक तरीके से रियल वॉर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज 1979 के बीच में दोनों का टेंशन तो था, बट ये लोग अपने राइवलरी को संभाल के रखे हुए थे। बट जिस तरीके से अब ये एस्केलेशन हुआ है, अब ये दोनों नहीं संभलेगा, बिकॉज इजराइल बैकआउट नहीं करेगा, इजराइल विल अटैक ईरान एंड ईरान विल बाउंड टू रिटेलिएट। अब बात आता है कि जीता कौन? कौन जीत रहा है? क्या इजराइल जीत रहा है या ईरान जीत रहा है? तो दोनों जीत रहा है, दोनों हार रहा है। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल एक हद तक यहां पे जीतते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में इजराइल जो है, वो जो जूइश कंट्री है, इसका प्रॉब्लम सारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ है। सऊदी के साथ भी है, यूएई के साथ भी है, सारे कंट्री, टर्की के साथ भी है। बट सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल और अमेरिका का इस पूरे एरिया में है, वो है आपका ईरान। क्यों है? बिकॉज ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के काफी क्लोज है, और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, फिर आप इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट करे। इसलिए ईरान और अमेरिका ये कभी नहीं चाहते हैं, इजराइल और अमेरिका कभी नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। इसलिए इजराइल और अमेरिका को एक मौका चाहिए था कि ईरान कोई बहुत बड़ा गलती करे, जो इजराइल के हिसाब से ईरान ने गलती कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ के। तो अब इनके पास एक मौका है कि ये लोग ग्राउंड फोर्स, एयर फोर्स भेजकर ईरान को इन्वेड करें और इसके सारे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करें। तो इजराइल जिस मौके की तलाश कर रहा था, वो शायद उसको मिल चुका है, और अमेरिका ने ये कर भी चुका है 1953 में, इस तरीके से मिलिट्री कू, और वहां पे रेजीम चेंज किया। और आपको पता है कुछ दिनों से आयतुल्ला को एक सेफ लोकेशन पे भी भेज दिया गया है। मतलब ईरान को पता है कि इस तरीके का चीज अगेन हो सकता है। तो क्या ईरान ने यह गलती कर दिया? ये तो समय बताएगा। तो इस केस से ईरान जीत चुका, उसको यह मौका मिल चुका है। क्या ईरान जीत रहा है? तो ईरान भी कुछ हद तक जीत रहा है। सबसे बड़ी जीत तो ईरान का है कि इजराइल के डेटरेंस को फेल हो गया। इजराइल जो कहता था कि आप कोई भी मुझ पे अटैक नहीं कर सकते हो, मैं इनविंसिबल हूं, मैं राजा हूं इस एरिया का, बट ईरान ने तो अटैक कर दिया, तो आपकी डेटरेंस तो फेल हो गई। और दूसरा चीज ईरान कैसे जीता? बिकॉज आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड 2020 में, जिसमें इजराइल, जिसको मुस्लिम कंट्रीज हमेशा से बॉयकॉट करके रखे थे, अब मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किए। यूएई नॉर्मलाइज किया, जॉर्डन लिबरलाइज किया, बहरेन नॉर्मलाइज किया, सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहा था। तो ईरान को यह बात पसंद नहीं था, बिकॉज ईरान तो चाह रहा है इस्लामिक सिविलाइजेशन टॉप पे जाए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड आपस में बट गया है, कुछ लोग इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो ईरान चाहता था कि मुस्लिम्स, इस्लामिक कंट्रीज और इस जायोनिस्ट रिजीम की कोई भी दोस्ती ना हो। तो अब आपको क्या लगता है कि इतना ज्यादा इजराइल ने जो पूरा चीज किया है, कोई भी मुस्लिम कंट्री इजराइल का सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, और यही ईरान चाह भी रहा था। तो ये ईरान उस सेंस में जीत गया, और ईरान हमेशा से चाहता है इस्लामिक सिविलाइजेशन का लीडर बनना।
और जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है, आज पूरे मुस्लिम कंट्रीज में ईरान के लिए लोग खुश हैं कि ईरान ने हिम्मत दिखलाया, अटैक किया। सऊदी कर क्या रहा है? चुपचाप बैठ के तमाशा दिख रहा है। इतने लोग को मारा दिया गया, आप बैठे हुए हो। बट ईरान देखो, इट्स शोइंग इट्स करेज। तो ईरान उस सेंस में जीता। तो दोनों की जीत हार है। व्हाट इज माई टेक? माई टेक इज कि आज वर्ल्ड ऑर्डर एक कयास में है, और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्या है कि चॉइसेस है। इसको एग्जांपल समझिए। रशिया यूक्रेन पे कभी अटैक नहीं करता बिकॉज रशिया को पता है कि वेस्ट इसके ऊपर इतना बड़ा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा कि रशिया उस सैंक्शन को झेल नहीं पाएगा, रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, पुतिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट आ जाएगा। लेकिन आज रशिया के पास चॉइस थी कि भैया यूरोप तुम तेल नहीं कर दोगे मत कर दो, तुम गैस नहीं कर दोगे मत कर दो, मेरे पास चॉइस है। कौन है चॉइस? चाइना, इंडिया। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में चॉइसेस होते हैं, और जब आपके पास चॉइसेस है तो आप अपने डिसिप्लिन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। जैसे आपको मान लो पढ़ना है, आपको एग्जाम निकालना है, लेकिन अगर एग्जाम नहीं निकलेगा तो आपके पास चॉइस है कि आप बिजनेस कर लोगे, तो आप एग्जाम के प्रति उतना सीरियस नहीं होगे। तो यही प्रॉब्लम है मल्टीपोलर का। अगर ईरान जो है वो कभी भी इजराइल को इतना बड़ा अटैक नहीं करता, लेकिन पता है आपको कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहली बार ईरान विजिट किए थे बिफोर ईरान अटैक इजराइल। तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन है कि रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, तभी ईरान ने इतना बड़ा करेज दिखलाया। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में चॉइसेस हो जाते, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर विदाउट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सच एज यूनाइटेड नेशन, ये बहुत खराब हो जाता है। इसी की वजह से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्योस। ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी बढ़ेगी जैसे जैसे आप देख रहे हो कि आपको पता है कि नाम कब आया था, जो नेहरू ने स्टार्ट किया था, जब दुनिया बटा हुआ था, जियो पॉलिटिक्स पीक पे था। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, जियो पॉलिटिक्स कम हुआ, वापस से हम लोग उसी टफ जियो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे एक तरफ वेस्टर्न कैंप हो चुका है, एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान वो वाला कैंप बन चुका है। तो जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उनके पास वापस से ये समस्या आ रहा है कि किसके पास कैसे जाएं। इसीलिए आज ग्लोबल साउथ की रेलेवेंस, सॉलिडारिटी, नॉन अलाइनमेंट की रेलेवेंस ज्यादा बढ़ गई है। वेस्टर्न हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गया। रशिया को आप कह रहे हो कि भाई यूक्रेन में तुम क्यों मार रहे हो इतने लोगों को, सेम इजराइल मार रहा है मुस्लिम्स को तो आप कुछ नहीं कह रहे हो। तो ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी भी कुछ हद तक एक्सपोज हुआ है। और इंडियाज चाज्म हैज टू ग्रो। जैसे जैसे जियो पॉलिटिक्स टफ हो रहा है, भारत की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ेगी। आपको देखो, रशिया यूक्रेन में भारत के ऊपर एक पीस टॉक का दबाव है। इजराइल ईरान के बीच में भी हो सकता है भारत कुछ बातचीत करके समझौता करवाए, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया बटा हुआ है, कोई एक ऐसा कंट्री चाहिए जो न्यूट्रल है, जो दोनों के साथ दोस्ती रखता है, जो दोनों से बातचीत करता है। तो इसलिए आने वाले टाइम में भारत की रेलेवेंस इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में बढ़े। तो ये चार मेजर टेक्स हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से। आप अपने टेक जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। यू आर फील फ्री टू हैव योर ओन डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियन, इट डजंट मैटर। बट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ में आए कि ईरान और इस इजराइल का ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है, जो पूरा टसल है, ये कैसे पहले दोस्त, फिर दुश्मनी, फिर दोस्ती, फिर दुश्मनी, इस तरीके से रिपीट हुआ है। और आज दोनों के रिलेशन जो शैडो वॉर में थे, आज दे आर हेडिंग टूवर्ड्स ऑल आउट डायरेक्ट वॉर। So we hope for the stability in Middle East and for the stability and for the livelihood of the peoples. See you again in the next video. अगर आपको अच्छा लगे तो like कर दीजिएगा. All the best and good wishes.